हेलो सुनीत, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार फिर से कनेक्ट हो जाएं। वेलकम बैक। सब लोग एक बार फिर से कनेक्ट हो जाएं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून प्रीति। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं भाई। करें स्टार्ट। आर यू देयर? क्या सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं? नमस्ते भाई गौरव। जय हिंद सूर्यांशी। ओके, आप सब लोग शायद कनेक्ट हो चुके हैं। आइए अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिडक्टिव एलिमिनेशन की कहानियों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सुनिएगा। अब जो हम लोग जिस पार्ट की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो अब रेट के ऑर्डर्स की बात करेंगे। ठीक है, कि रिडक्टिव एलिमिनेशन की रेट कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। उससे पहले मैं कुछ एक दो बातें और बता देता हूँ, देन हम लोग आगे बढ़ देंगे उस बात पे। ठीक है, बताइएगा। अगर आपके पास में कोई भी रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो उसके लिए लिगेंड्स का सिस होना क्या जरूरी है? बिल्कुल हाँ। कौन से केसेस में? जब रिएक्शन कंसर्टेड मैनर में होंगी। लेकिन क्या हमेशा होना जरूरी है? बिल्कुल ना। क्यों? क्योंकि अगर स्टेप वाइज मैकेनिज्म होगी तो उसमें ट्रांस भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास में लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो और फेन टाइप का अगर आपने रिएजेंट लिया है तो उन कंडीशंस में अगर नॉर्मल स्टेप वाइज मैकेनिज्म नहीं होंगी देन आप कौन से का यूज कर लेंगे? हिंडर्ड का आप लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में किसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएंगी और हिंडर्ड के केस में फिर वो रेडिकल मैकेनिज्म से किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। इतनी कहानियां हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी और भी बहुत सारी की थी। ठीक है, उनको देख लेना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें आगे बात की जाए तो जो रिडक्टिव एलिमिनेशन में हम लोग प्रोडक्ट बनाना सीख रहे थे और जो मैंने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था वो कुछ इस टाइप का था। क्या स्लाइड को कंबाइन करवा लूंगा 1 मिनट के लिए? 1 मिनट का टाइम दोगे? लास्ट वाली स्लाइड आ जाएगी ना। कंबाइन मत करवाना। लेक्चर 90 लिख दूंगा उसके ऊपर तो काट देना। हाँ ठीक है, उस पर लिख दें, मतलब स्लाइड कहाँ से शुरू हो।
ठीक। देखिए भाई सब लोग कनेक्ट हो चुके होंगे शायद। ये हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने कवर किया था वो ये वाला पार्ट कवर किया था। जब आई की कंसेंट्रेशंस क्या होंगी, कम होंगी, तो उसके केस में मेथिल के साथ में आयोडाइड वाला आपके पास में एमी वाला प्रोडक्ट बनेगा। और ये वाला प्रोडक्ट कब बनेगा, जब आपके पास में क्या दे रखा हो, आपके पास में क्या दे रखा हो, कोई भी मेंशन ना कर रखा हो कुछ भी, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ, ठीक है, शायद आपको वो कहानी भी पसंद आए। थोड़ा बोर्ड पे देखिएगा, पीटी था, इसके ऊपर उस वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं जो पुरानी कहानी हम लोगों ने छोड़ी थी। PPH2, यहाँ पे क्या था, एमी था, इसके ऊपर एमी था और यहाँ पे आई था। ये लीजिए हम लोगों ने यहां से कहानियां स्टार्ट की हैं। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +4 होगी, क्योंकि बगल वाले कैसे हैं जी, न्यूट्रल हैं। अगर बगल वाले न्यूट्रल हैं तो जैसे ही इसको हीट करेंगे तो हीट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, देखना एक बार, हीट की वाइट नहीं आ पाएगा भैया, देखना इसको अगर मैं हीट करता हूं या किसकी प्रेजेंस में, किसी भी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था, आई यहाँ से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, उतना काम तो पक्का ही होना है। पीटी था, PPH2 था, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास में PPH2 था और क्या था, दूसरा एमी था और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, उसके बगल में क्या आ जाएगा, आई नेगेटिव। होगा क्या कि अगर आपने सॉल्वेंट कैसा लिया है, एक फैक्टर तो आई की कंसेंट्रेशन दे रखी होगी और दूसरा फैक्टर जाएगा किसके बेस पे, आपके पास में सॉल्वेंट कैसा है, ठीक है। जरा सुनिएगा, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास में इस प्रोसेस में जो मैंने सॉल्वेंट लिया है, तो यहाँ पे मैंने जिस सॉल्वेंट डाल के हीट किया है, अगर ये सॉल्वेंट अगर कैसा होगा, पोलर होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये सॉल्वेंट कैसा होगा, पोलर होगा जी, तो उन केसेस में वो आई नेगेटिव को क्या कर देगा, उसको क्या कर लेगा, उसकी सोल्वोलिसिस कर देगा। बोलो यार, उसे क्या कर देगा, सोल्वोलिसिस कर देगा, सोल्वोलाइसिस कर देगा। और जैसे ही सोल्वोलाइसिस होंगे फिर हलाइड अटैक करने के काबिल ही नहीं रहेगा, चाहे उसकी कंसंट्रेशन हाई हो चाहे उसकी कंसंट्रेशन लो हो। उन केसेस में आपके जो रिडक्टिव एलिमिनेशन फॉल जो होंगे वो पक्का ही मेथिल वाले होंगे और रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपके पास में जो जनरेट हो जाएगा वो PPH2 और कुछ इस टाइप से फैन था ये अपने पास में, सॉरी डाइफिनाइल फोस्फिनो इथेन था, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेथिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोडाइड, ठीक है। दूसरा केस, अगर आपको आई की कंसेंट्रेशन भी मेंशन नहीं कर रखी है और आपको दूसरा क्या नहीं कर रखा है, आपका पोलर सॉल्वेंट नहीं दे रखा है, तो अगर सॉल्वेंट अगर कैसा दे रखा हो, नॉन पोलर दे के हीट कर रखा हो, तो उन कंडीशंस में आप क्या बोल देंगे, पीटी। यहाँ पे फिर यहाँ पे जो एलिमिनेशंस होंगे वो SN2 के बेसिस पे होंगे, क्योंकि इसकी सोल्वोलिसिस नहीं हो पाएंगी, और जब इसकी सोल्वोलिसिस नहीं हो पाएंगी तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो बन जाएगा पीटी, एमी और यहाँ पे PPH2, कुछ इस टाइप से PPH2 और इसके साथ में कोऑर्डिनेट कर लेगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेथिल आयोडाइड जनरेट हो जाएगा। ये दो कहानियां और याद रखनी है। अगर कंसंट्रेशन ना दे रखा हो देन कहानियां सारी की सारी सॉल्वेंट पे चली जाएंगी। एरो के ऊपर देखना कि सॉल्वेंट कैसा मेंशन कर रखा है, अगर सॉल्वेंट अगर पोलर होंगे तो उन कंडीशंस में सोल्वोलिसिस हो जाएंगी, वो उसको क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, जिसकी वजह से रिएक्शंस जो होंगी वो फास्ट होंगी, ठीक है। और वो अगर उसको घेर लेगा तो फिर रिएक्शन जो रिडक्टिव वाली जो रिएक्शंस होंगी वो कौन सी होंगी, आपके पास में डायरेक्ट एमी का रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। अगर नॉन पोलर होगा तो उन केसेस में कौन सा होगा, MEI वहां से बाहर निकलेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आइए आगे बढ़ते हैं, दोनों बातों को ध्यान रखना, दोनों कंडीशनों में क्या दे रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताता हूं, अगर आपके पास में PT दे रखा है, ME दे रखा है, ME दे रखा है, ME दे रखा है, ME दे रखा है, और PPH2 यहाँ पे कुछ इस टाइप से PPH2 डाल के इसको अगर हीट कर रखा है,
ध्यान से सुनिएगा, हीट कर रखा है, कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन, कोई रीजन नहीं है भी मेरे पास इसका, नो रिएक्शन। याद रखना इसकी यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है जब तक लिगेंड डिसोसिएट नहीं होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देखी गई है। जब पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है वहां पे कोई रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं हुई है, जब ऐसे कुछ इस टाइप का सबस्टेट रहा होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना, अगर पेपर में आ जाए तो मार्क कर देना, और इसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, वरना रिएक्शन होनी चाहिए थी। ठीक है, आइए ये बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास वाली थी अपनी, अब हम लोग नेक्स्ट बातें स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगले पेज पे कर लेता हूं, देखना। अब जो हम लोग बातें स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रेट की बातें स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन कौन कौन सी बातों के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, समझिएगा जरा। अगर मैं रिडक्टिव एलिमिनेशन की रेट्स की बात करता हूं तो जनरली 4-5 फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर रेट क्या करती है, डिपेंड करती है। जो पहला फैक्टर होता है आपके पास में, वो मेरे पास में होगा किसका, मैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे बात कर लेता हूं। जरा बोर्ड पे देखिएगा, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास में कोई मेटल है, उस मेटल के ऊपर कुछ लिगेंड लगे हुए, एलएन लिगेंड लगे हुए, ठीक है, ये लीजिए, जर्नलाइज पर्टिकुलरली ले लेते हैं। एक मेरे पास में PPH3 है, दूसरा मेरे पास में PPH3 है, यहाँ पे एक मेथिल है और यहाँ पे मेथिल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेटल कौन सा लिया है, पीटी लिया है। मेटल कौन सा लिया है मैंने, पीटी लिया है। जब इस वाले कंपाउंड को जब मैं हीट करता हूं किसकी प्रेजेंस में, DMSO वगैरह टाइप के सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, जब हम लोग इसे हीट करते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट जो बन के आएगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा PT, यहाँ से PPH3 का होल ट्वाइस, और Me क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स मैंने लिया और दूसरा कॉम्प्लेक्स में पीटी था, यहाँ पे मैंने PF3 ले लिया, दूसरा मैंने यहाँ पे PF3 ले लिया, CH3 ले लिया है और CH3 ले लिया है। इस वाले को जब मैंने DMSO में हीट किया तो यहाँ से जो प्रोडक्ट जनरेट हुआ वो भी सेम ही था, बस इसके में फर्क आएगा, PF3 का होल ट्वाइस, PF3 का होल ट्वाइस प्लस क्या बन जाएगा आपके पास में, सॉरी होल ट्वाइस, Me जनरेट हो जाएगा। देखिएगा, दोनों में अगर रेट की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि इस मेटल के पास में भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रही होगी और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रही होगी। एक बात बताना, जब हम लोगों ने ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की बातें की थी तो हम लोगों ने बोला था मेटल के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होंगी, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन उतनी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन की। तो एक बात बताना, अगर रिडक्टिव एलिमिनेशन में बोल दिया जाए कि ये रिवर्स ऑक्सीडेटिव का, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, तो आंसर आएगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए, अगर रिडक्टिव एलिमिनेशन की रिएक्शन के लिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर कम होगी तो रेट ज्यादा होंगी। तो देखो, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब कम होगी, जब उसके ऊपर लगा हुआ लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालेगा। बोलो यार, देखो यहां से PF3 क्या करेगा, अगर ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालेगा, किसके कंपैरिजन में, PH3 के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, PH3। PF3 जो होगा आपके पास में वो एक स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होगा PPH3 के कंपैरिजन में, इसलिए इसके केस में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होंगी वो कम होंगी, और अगर कम होंगी तो फिर रेट क्या हो जाएंगे, इसकी ज्यादा हो जाएंगे। तो हम लोग बोल देंगे, हम लोग यहां से क्या बोल देंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पाई एक्सेप्टेंस के, पाई एक्सेप्टेंस नेचर ऑफ लिगेंड के। मतलब पाई लिगेंड का जितना अच्छा वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा उतनी ज्यादा क्या होंगी, रेट होंगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पाई एक्सेप्टर नेचर ऑफ लिगेंड के। ठीक है, नहीं कर रहा हूं यूज, वो गलती से लिखा गया। ठीक है, इतना समझ में आ ही गया होगा। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, PF3 अच्छा क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। कैसा है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड का ऑर्डर है ये। ठीक है, नहीं करेंगे यूज, बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, समझ गए हैं। देखिएगा, दूसरा फैक्टर,
दूसरा जो फैक्टर होता है वो किसके बेस्ड होगा, मेटल बेस्ड होगा। सेकंड फैक्टर कौन सा है अपने पास में, मेटल रिलेटेड होगा, मेटल रिलेटेड फैक्टर। देखिएगा क्या बोलता हूं मैं, अगर मान लीजिए कि मेटल था, इस मेटल के ऊपर में क्या पड़ा हुआ है आपके पास में, PPH3 है और PPH3 है, ठीक है। यहां पे आपके पास में क्या लगा हुआ है, ये मेटल अगर मैं निकल ले लेता हूं, क्या ले लिया मैंने, Ni, इसके ऊपर मेथिल है और दूसरा भी क्या है, मेथिल ही है। सेकंड केस में मेरे पास में क्या है, Pd है, इसके ऊपर मेथिल है, मेथिल है, इसके ऊपर PPH3 है और PPH3 है। थर्ड कंडीशन में क्या है, Pt है, इसके ऊपर मेथिल है, मेथिल है और यहाँ पे PPH3 है और PPH3 है। देखिएगा जरा कहानी को, जब इन तीनों को मैंने क्या किया है, हीट किया, सोलवेंट में डाल के क्या कर दिया है, हीट कर दिया है, तो उन कंडीशंस में अब यहां पे बात ये जाएंगी सारी की सारी कि अगर मेरे पास में मेटल जितना छोटा साइज का होगा, मेटल जितने छोटे साइज का होगा, उसके ऊपर लिगेंड्स की क्राउडिंग उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। बोलो यार, उसके ऊपर अगर लिगेंड 4, अगर इसके ऊपर लिगेंड 4 लगे हो और इसके ऊपर लिगेंड 4 लगे हो, तो अगर बड़ा स्फेयर होगा तो उसके ऊपर लिगेंड आसानी से चिपकेंगे। बोलो यार, आसानी से चिपक सकते हैं, लेकिन जब छोटा होगा तो उसके ऊपर क्या होने लग जाएंगी, स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएंगी। तो लिख लेना, अगर मेटल का साइज बढ़ता है तो मेटल के साइज बढ़ने से स्टेरिक जो अपने पास में स्टेरिक क्राउडिंग जो होगी वो डिक्रीज कर जाएंगी। बोलो यार, स्टेरिक क्राउडिंग्स डिक्रीज कर जाएंगी, और जैसे ही स्टेरिक क्राउडिंग्स डिक्रीज करेंगी तो फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन की रेट भी कम हो जाएंगी। हम लोगों ने बोला था रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए लिगेंड बल्की होने चाहिए, इसलिए यहां पे क्या बोल देंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन की रेट भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगी। तो सबसे ज्यादा फास्ट जो रिडक्टिव एलिमिनेशन होंगे वो 3D वालों में होंगे। बोलो यार, उसके बाद किस में होंगे, 4D वालों में होंगे, और लीस्ट होंगे किसके केस में, 5D के केस में। किसके केस में लीस्ट होंगे, 5D के केस में लीस्ट होंगे। क्या ये कहानी आपको समझ में आई, बोल तो दो, क्या ये कहानी आपको समझ में आई। बोलो यार। ओके प्रीति, ओके ओके संजीव, सुनीत, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है सीता, ओके ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा अगली कहानी क्या है अपने पास में, दो कहानियां हो रहे हैं, दो की नहीं अभी 3 कहानियां हो रहे हैं। देखिएगा अगर मैं थर्ड फैक्टर की बात करता हूं तो अगला फैक्टर होता है अपने पास में कोन एंगल का। आप लोगों ने कभी ना कभी कोन एंगल के बारे में सीखा होगा, समझिएगा। कोन एंगल क्या होता है, कोन एंगल जो होता है वो किसी भी लिगेंड का डिफाइन किया जाता है, और कोन एंगल जनरली फोस्फीन्स के केस में डिफाइन किया जाता है। किसके केस में, फोस्फीन के केस में डिफाइन किया जाता है। फोस्फीन्स के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मान लो कि मेरे पास में मेटल है और उस मेटल के ऊपर अगर फोस्फोरस लगा हुआ है, और उस फोस्फोरस के ऊपर अगर कैसे कोई 3 सबस्टेंट लगे होंगे, अगर 3 सबस्टेंट लगे होंगे तो फिर यहां से जो कोन एंगल जनरेट होगा, ये वाला जो एरिया जनरेट होगा, इसको बोलते हैं कोन एंगल। इस वाले एंगल को क्या बोल देंगे, कोन एंगल बोल देंगे। अब देखो फोस्फीन सभी, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि जितनी स्टेरिकली हिंड्रेंस होगी, इस फोस्फोरस के पास में जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, इस जो आर ग्रुप उनकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होंगी, तो कोन एंगल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। और जब कोन एंगल्स ज्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या, रेट कैसी हो जाएंगी, हिंड्रेंस बढ़ने के साथ में रेट बढ़ जाएंगी। इसलिए कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि रिडक्टिव एलिमिनेशन की जो रेट होंगी वो कोन एंगल की कैसी होंगी, तो रिडक्टिव एलिमिनेशन की रेट कोन एंगल की कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा कोन एंगल होगा रेट उतनी ही क्या होंगी, ज्यादा होंगी। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। जरा बोर्ड पे देखिएगा, अगर कोन एंगल अगर अप्रोक्सी, देखो ना ध्यान से सुनना, अगर कोन एंगल अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे, उसके बाद में ही आपको उसका पाई एक्सेप्टर नेचर चेक करना है।
उसके बाद में ही पाई एक्सेप्टर नेचर चेक करना है। अगर मान लो कि एक का कोण एंगल 150 है और दूसरे का कोण एंगल 120 है तो फिर कोई कंपैरिजन ही नहीं है, हिंड्रेंस ही इतनी ज्यादा हो गई है कि निकलना ही पड़ेगा बाहर। पाई एक्सेप्टर नेचर वहां पे सेलेक्ट होंगे नहीं, वहां पे पाई एक्सेप्टर नेचर सेलेक्ट होंगे नहीं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले कोण एंगल को प्रायोरिटीज देनी है, उसके बाद उसके किसको दे देनी है। हाँ हाँ आ रहा हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो, बाइट एंगल भी आ रहा है, 2 मिनट तो रुको। अरे आ रहा है सब, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो, सब करवाऊंगा मैं। बाइट एंगल कोण एंगल सब आएगा, ये लीजिए, क्यों ही टेंशन ले रहे हो। एमी मैं 3 लिगेंड लिख रहा हूं, यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्सेस लिख रहा हूं, तीनों में से किसकी रेट ज्यादा होंगी, NBU होल थ्राइस, PNBU होल थ्राइस, इसके ऊपर एमी है, एमी लगा हुआ है, और लास्ट है आपके पास में, लास्ट एंड लीस्ट जो है वो है PT, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, PME2 TBU, ठीक है, क्या है, PME2 TBU आ जाएगा सब, क्यों टेंशन ले रहे हो अर्षिता, टेंशन ही ना ले। देखिएगा ये पहला है, ये आपके पास में सेकंड है, और ये आपके पास में थर्ड है। जल्दी से रेट का ऑर्डर बता दें, किसके केस में रेट ज्यादा होंगी और किसके केस में रेट कम होंगी। अच्छा सुनीत है, सुनीत ने पूछा था, हाँ आएगा, वो बाइट एंगल का कॉन्सेप्ट भी आएगा, आ रहा है बाइट एंगल, अलग नहीं है, ऐसा ही है, आ रहा है अभी, जल्दी बताएंगे किसकी रेट ज्यादा होंगी। अब आपको बाइट एंगल पता होना चाहिए, बोलो यार क्या पता होना चाहिए, बाइट एंगल पता होना चाहिए। तो देखो मैं इन तीनों का बाइट एंगल लिखता हूं, अगर ये वाली फोस्फीन होती है तो इसका जो बाइट एंगल होता है वो 118 होता है, दूसरी वाली इसका जो बाइट एंगल है वो 132 है, और इसका बाइट एंगल 139 है। जितनी ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड होगी, जितना ज्यादा बाइट एंगल होंगे, उतनी ज्यादा रेट होंगी, बोलो यार। सफेद तो आ ही नहीं रहा इसमें, व्हाइट। बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं होगा, इतने रहेगा, ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू। बाइट एंगल क्या होता है, देखो जो मेटल है उस मेटल के ऊपर जो फोस्फोरस लगा हुआ है, तो जब हम लोग इसके, जो आपके पास में मान लीजिए कि हाँ मेटल है, इसे फोस्फोरस है, और इसके ऊपर अगर कुछ इस टाइप से 3 लिगेंड्स लगे हैं फोस्फोरस के ऊपर, तो इन लिगेंड्स के जो रिपल्शन करेंगे, उनकी पेरीफेरी में आने वाला जो अदर लिगेंड आएगा और उसके साथ में इंड्रेंस करेगा, तो वो कौन सा पार्ट होगा जिसके साथ वो इंड्रेंस करेगा, तो जहां पे इंड्रेंस खत्म हो जाएंगी उस वाले पार्ट को बाइट एंगल बोला जाता है, सॉरी क्या कोण एंगल बोला जाता है। इतना जो ये वाला पार्ट है कि इसके अंदर अगर कोई लिगेंड आ गया तो फिर वो हिंड्रेंस फील करेगा, तो उससे बनने वाला एक जो कोण का एंगल होता है, जो कोण बनेगा, जिस कोण में ये अपना PME3 टाइप का लिगेंड रहेगा, उस एंगल को बोला जाएगा आपको क्या, आपका कोण एंगल बोला जाएगा, उसको कोण एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कोण एंगल ज्यादा होंगे तो हिंड्रेंस ज्यादा होंगी, और हिंड्रेंस ज्यादा होंगी तो फिर रेट क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। इसलिए इस वाले की रेट ज्यादा होंगी और इसकी रेट्स क्या होंगी, सबसे कम होंगी। यहां से एमी इथेन निकलने की रेट सबसे ज्यादा, जिसका कोण एंगल ज्यादा होगा उसकी रेट ज्यादा होंगी, ठीक है। अगला देखना थर्ड, सॉरी फोर्थ फैक्टर देखना। अगर मैं फोर्थ फैक्टर की बात करता हूं तो जो अगला आता है अपना वो बाइट एंगल आता है। बाइट एंगल में भी हम लोग क्या बोलेंगे, कि जो रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन है, रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बाइट एंगल के। बाइट एंगल जितना ज्यादा होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन की रेट्स उतनी ही ज्यादा होंगी। कहने का मतलब क्या है, जरा बोर्ड पे देखिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास में टंगस्टन है,
इसके ऊपर कुछ इस टाइप से दो सीपी लिगेंड लगे हुए हैं, ये लीजिए दूसरा सीपी लिगेंड लगा हुआ है, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एमी लगा दिया है, और दूसरा मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया है, ठीक है। सेकंड केस में मैंने क्या लिया, डब्लू लिया, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, कुछ इस टाइप से सीपी लगाया, दूसरा सीपी लगा दिया है इसके ऊपर, और इन दोनों सीपी को मैंने एक CH2 यूनिट से कंबाइन कर दिया है, और यहाँ पे मेरे पास में क्या था, एमी था और हाइड्रोजन था। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में जब मैं रेट की बात करता हूं, जब मैं यहाँ पे रेट की बात करता हूं कि किसकी रेट ज्यादा होगी, तो देखना यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो पूछा जाएगा किसके बेसिस पे, बाइट एंगल के बेसिस पे। ये एक लिगेंड ये वाला है, एक लिगेंड ये वाला है, इन दोनों लिगेंड के इस वाले एंगल को मैं क्या बोलूंगा, बाइट एंगल। अब की बार जो एंगल है वो दो डिफरेंट लिगेंड्स के बीच में है और मेटल के बीच में है, मेटल लिगेंड मेटल लिगेंड के बीच में। यहाँ पे जो एंगल था आपके पास में ये केवल एक ही लिगेंड का था, कौन एंगल जो होता है वो एक ही लिगेंड का होता है, और जो बाइट एंगल होता है वो डिफरेंट लिगेंड्स और मेटल के बीच में होता है। तो देखो जब वो अपने पास में फेरोसीन टाइप की, देखो ये फेरोसीन टाइप की स्पीसीज जनरेट होगी, अगर यहां से क्या होगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे फेरोसीन टाइप की कुछ इस टाइप की स्पीसीज क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, टंगस्टन डेरिवेटिव वाली, यहां से MEH बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है इसके अंदर स्टेरिक रिलैक्सेशंस आएंगे, और जब स्टेरिक रिलैक्सेशंस आएंगे तो ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट में क्या हो रहा होगा, कन्वर्ट हो रहा होगा। लेकिन बताना अगर यहां पे अगर एंगल मैं θ1 बोलता हूं और वहां पे अगर एंगल थीटा है, तो अगर यहां से अगर रिडक्टिव एलिमिनेशन भी हो जाए तब भी ये इसी फॉर्म में रहेगा। बोलो यार ये तो कैसे है, बॉन्डेड स्टेट में प्रेजेंट है, बोलो किस में प्रेजेंट है, बॉन्डेड स्टेट में प्रेजेंट है, तो इनके एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, और इसका एंगल क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। इसका मतलब जहां पे स्टेरिक रिलैक्सेशंस कम होंगे, जहां पे स्टेरिक रिलैक्सेशंस कम होंगे और जो अपने बाइट एंगल को एक्सपेंड कर पाएंगे उन केसेस में रेट ज्यादा होंगी इन कंपैरिजन ऑफ जहां पे बाइट एंगल का एक्सपेंशन नहीं होगा। सुनिएगा और भी रोमांचक, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से कनेक्ट करते हैं। दूसरे तरीके से आप कैसे बोल सकते हो कि अगर ये थीटा है और अगर ये θ1 है तो फिर थीटा पक्का बड़ा होगा θ1 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो बल्कि लिगेंड्स हैं इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, एक दूसरे से अवे चले जाएंगे। लेकिन इस केस में क्या है, दोनों जो सीपी यूनिट है वो एक CH2 से बांध दिए हैं, तो उनके केस में जो ये एंगल होगा वो ज्यादा एक्सपेंड नहीं होगा, इसलिए एंगल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और अगर ये फिक्स रहेगा तो फिर इसके केस में हम लोग क्या बोल देंगे कि ये एंगल छोटा होगा उसके कंपैरिजन में, इसलिए जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ही ज्यादा क्या होंगे आपके पास में रेट होंगी, पहले वाले की रेट ज्यादा होंगी किससे, सेकंड वाले से। एक क्वेश्चन आप बताना, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, नेट में कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आया था बाइट एंगल को बेसिस पे, ठीक है। ये लीजिए मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे PT था, इसके ऊपर ME था, H था, यहाँ पे क्या दे रखा था, PPH2, ये लीजिए PPH2, ये बना दिया है। दूसरा जो है आपके पास में वो है फेरोसीन, फेरोसीन है, Fe, फिर से रिंग है, इसके साथ में कौन लगा हुआ है, PPH2 लगा हुआ है, इसके साथ में कौन लगा हुआ है, PPH2 लगा हुआ है, इसके साथ में कौन है, PD है, यहाँ पे PD है, सेम कर लेना, PD कर लेना इसे, ठीक है। इसके ऊपर ME था और H था। आपसे पूछा था कि किसकी रिडक्टिव एलिमिनेशन की रेट्स ज्यादा होंगी, ठीक है, किसकी रिडक्टिव एलिमिनेशन की रेट ज्यादा होंगी, बता देंगे जल्दी से। इस लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, डाई फिनाइल फोस्फिनो इथेन, 2 कार्बन है इथेन, ये पढ़ा रखा है, बोलो यार इस लिगेंड का क्या नाम हो जाएगा, डाई फिनाइल फोस्फिनो, और अब की बार फेरोसीन है तो यहाँ पे फेरोसीन F आ जाएगा। तो बताएं जल्दी से किसकी रेट ज्यादा होंगी। हाँ, कौन एंगल जनरली फोस्फीन्स का ही देखा जाता है, वो स्टेरिकली हिंडर्ड वही ज्यादा होती हैं, और किसी के लिए उसका कोई मतलब नहीं होता है। कौन एंगल उन्हीं के केस में डिफाइन किया गया है भाई।
बता दो यार। वन की ज्यादा कैसे होंगी रेट? वन की रेट कैसे ज्यादा हुई? बाइट एंगल किसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है प्रीति? बाइट एंगल किसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे जो आपके पास में दो कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं दो फास्फोरस के बीच में, और यहाँ पे देखो कार्बन के साथ में पूरी रिंग है, उसके बाद में आयरन आया, फिर से रिंग आई है, फिर से कार्बन आया। बता दो कार्बन की कनेक्टिविटी तो है, लेकिन कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड से ये वाली डिस्टेंस तो पक्का ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ये डिस्टेंस तो पक्का ही ज्यादा होगी, इसलिए ये वाला जो एंगल होता है वो 99 डिग्री के आसपास होता है, और ये वाला जो एंगल होता है वो 91 डिग्री के आसपास होता है। तो यहां पे चेक करना कि जितनी ज्यादा अपने पास में क्या होंगी, डिस्टेंस होंगी बीच में, उतना ही ज्यादा बाइट एंगल होंगे, और जितने ज्यादा बाइट एंगल होंगे, बाइट एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसकी रेट? किसकी रेट? रिडक्टिव एलिमिनेशन की रेट। इसलिए सेकंड वाले की रिडक्टिव एलिमिनेशन की रेट्स ज्यादा होंगी इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट के। किसके कंपैरिजन में? पहले वाले के कंपैरिजन में। जल्दी से बता दें क्या कहानियां समझ में आई, क्या कहानियां समझ में आई? कौन एंगल? बाइट एंगल, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेसिस ऑफ पाई एक्सेप्टर नेचर, और एक फैक्टर और पढ़ा था हम लोगों ने, वो फैक्टर कौन सा देखा था? हाँ, मेटल का इफेक्ट। चार फैक्टर हम लोग देख चुके हैं। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या इतनी कहानियां समझ में आई? बोलो यार, बोल नहीं रहे बिल्कुल भी। बोलो क्या कहानियां समझ में आई? ठीक है, ओके, समझ में आ गई है। ओके सुनीत। बोलो यार, तुम्हारे लिए ही है, देखिएगा। ठीक है, अगली कहानी देखिएगा। अगली कहानी अपने पास में कोऑर्डिनेशन ऑफ लिगेंड। तो अपनी पांचवी कहानी है वो कोऑर्डिनेशन ऑफ लिगेंड्स है। देखिएगा क्या कहना चाहता हूं मैं इसमें। अगर मान लीजिए कि आपके पास में क्या था, निकल था, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, PMe3 लगा हुआ है, इसके ऊपर PMe3 लगा हुआ है, ठीक है। इसके साथ में कुछ इस टाइप का रिएक्टेंट आपको दे रखा है, कुछ इस टाइप का रिएक्टेंट आपको दे रखा है, ये लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर दे रहे हैं DMSO में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या लिया, रिएक्टेंट तो यही लिया, लेकिन इसको हीट कर दिया हम लोगों ने DMSO में, लेकिन साथ में इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया है, एक मैंने इसके अंदर कुछ इस टाइप की एल्कीन डाल दी है। तो दोनों में फिर रेट के ऑर्डर्स कैसे होंगे, किसके केस में रेट फास्ट होंगी और किसके केस में रेट स्लो होंगी, तो जरा समझिएगा। अगर मैं पहले केस में अगर बात करता हूं तो डायरेक्ट क्या होगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, कोई इसके अंदर ड्राइविंग फोर्स नहीं है, और जब कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा तो आपके पास में PMe3 होल ट्वाइस क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, और साथ में प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, एक 4 मेंबर रिंग थी, उसके ऊपर कुछ इस टाइप से 3 मेंबर रिंग चिपके हुई थी, ये आपका मेजर प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट जनरेट करवा लेंगे। लेकिन जब मैं सेकंड केस, इस वाले केस में जब इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, निकल था, इसके ऊपर इस पूरे पार्ट को चिपका लें एज इट इज, 1 मिनट के लिए। ये लीजिए, ये चिपका दिया है मैंने, ये लीजिए मैंने चिपका दिया इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या था, PMe3 था, बोलो यार, इसके ऊपर दूसरा PMe3 था। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में जो एल्कीन है वो एल्कीन इस निकल के साथ में आगे क्या कर लेगी, कोऑर्डिनेट कर लेगी, वो इसके साथ में आके कोऑर्डिनेट कर लेगी, क्योंकि देखना वो इसके साथ में आगे क्या कर लेगी, कोऑर्डिनेट कर लेगी।
और जैसे ही वो कोऑर्डिनेट करेगी इसके साथ में, तो इस एल्कीन का नेचर कैसा दिखाई दे रहा है, पाई एक्सेप्टर का। बोलो यार, ये क्या करेगी, बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि इसके ऊपर लगे हुए दोनों ग्रुप कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर हाई अमाउंट में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करेगी, तो फिर इस मेटल सरफेस के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज डिक्रीज कर जाएंगी, और जैसे ही डिक्रीज कर जाएंगी तो फिर इसकी जो रेट होंगी रिडक्टिव एलिमिनेशन की, वो बढ़ जाएंगी, और जब बढ़ जाएंगी तो प्रोडक्ट तो यही बनेगा। लेकिन एल्कीन के केस में रेट्स कैसी होंगी, फास्ट होंगी। एल्कीन के केस में वो एल्कीन कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाली होनी चाहिए, उनके केस में फास्ट होंगी, और जो नॉर्मल रहा होगा उन केसेस में रेट कैसी होंगी, स्लो होंगी। तो इन बातों को भी ध्यान रखना कि साथ में कोई कोऑर्डिनेशन करने के लिए लिगेंड तो नहीं डाल दिया है, अगर साथ में दे रखा होगा तो फिर से रेट को अफेक्ट कर डालेगा। क्या ये कहानी आपको समझ में आई, क्या ये कहानी आपको समझ में आई? अच्छा, क्लास में मैं बाद में बात करूं? ठीक है, आप लोग समझ गए? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। देखिएगा जरा बोर्ड पे, नेक्स्ट एंड लास्ट कहानी। अगर मान लीजिए कि आपके पास में इनिशियली, देखिएगा, अगर आपके पास में, हम लोग किसकी बात करेंगे, लिगेंड्स, इफेक्ट ऑफ चिलेटिंग लिगेंड्स। समझिएगा लाला इन बातों को अच्छे से। अगर मैं इफेक्ट ऑफ चिलेटिंग लिगेंड्स की बात करता हूं, तो मान लीजिए कि आपको कैसा दे रखा है, कुछ इस टाइप से दे रखा है। फिर से मैं एक बार पीटी को ही उठा लेता हूं, ठीक है। इसके ऊपर अपने पास में क्या चिपका हुआ है, कुछ इस टाइप से PPH2 चिपका हुआ है। ये लीजिए PPH2 लगा हुआ था, ये पहली कंडीशन। दूसरा PPH2 था, इसके ऊपर फिर से एक PPH2 था, ये दूसरा लिगेंड था। इसके ऊपर Me था, और क्या था, Me था। ये हम लोगों ने कंपाउंड दे लिया है। और दूसरा कंपाउंड मेरे पास में क्या है, PT था, इसके ऊपर PME3 था, यहाँ पे PME3 था, और यहाँ पे PME3 था, और यहाँ पे क्या था, Me था और Me था। देखिएगा, जब हम लोगों ने अभी ये कॉम्प्लेक्स आपके पास में कैसा दिखाई दे रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में हम लोगों ने बोला था कि जो रिएक्शन जाती हैं वो जनरली डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाती हैं। तो सबसे पहले लिगेंड्स क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, और वो पेंटावेलेंट में आएगा, और पेंटावेलेंट के बाद में वहां से क्या होंगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगी। तो बताइएगा एक बार, अगर मैं यहाँ पे जैसे इन दोनों को जब मैं हीट करता हूं, इसको हीट करता हूं या इस वाले को हीट करता हूं, तो यहां से जो लिगेंड डिसोसिएट होगा वो -PME3 बाहर निकलेगा। बोलो यार, ये वाला डिसोसिएट होगा, और जब इसको हीट करेंगे तो फिर ये वाला लिगेंड डिसोसिएट होगा। चिलेटिंग लिगेंड के डिसोसिएशन होना डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन ऑफ किसके, नॉन चिलेटिंग के। अगर इसका डिसोसिएशन अगर कैसा होगा, डिफिकल्ट होगा, तो इसका मतलब यहां पे रेट स्लो होंगी। बोलो यार, ये जल्दी से पेंटावेलेंट में नहीं जा पाएगा, और ये जल्दी से किस में चला जाएगा, पेंटावेलेंट स्टेट में चला जाएगा। इसलिए जो नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स होंगे, नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स रहे होंगे, उनके केस में रिएक्शन फास्ट होंगी। किसके कंपैरिजन में, चिलेटिंग लिगेंड्स के। किसके कंपैरिजन में, चिलेटिंग लिगेंड्स के कंपैरिजन में रिएक्शन फास्ट होंगे। क्या ये बात आप समझे? सेकंड वाले की रेट बहुत ज्यादा होंगी फर्स्ट वाले से, ठीक है। ओके, आई थिंक यू गॉट। बोल डालो इस बात को जल्दी से। अब ये रिडक्टिव एलिमिनेशन अपने लास्ट दौर में जा चुका है। एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, उसके बाद में ये खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप सब लोग जल्दी से बता देंगे। उसी के बेसिस पे मेरे कुछ कहानियां समझानी है,
और वो कहानियां होंगी अनसैचुरेटेड सेंटर की। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। रेट को कंपेयर कर लेना, अब उसमें कुछ बचा नहीं है, आप कंपेयर कर लेंगे। सीपी है, सीओ है, और इसके ऊपर पीपीएच3 लगा हुआ है। ठीक है, पीपीएच3 लगा हुआ है और CH3 होल ट्वाइस है। पहले केस में पहला मैं बना देता हूं, इसको जब हीट किया जाता है तो यहां से पीपीएच3 बाहर निकल रहा है। ठीक है, कौन बाहर निकल रहा है? पीपीएच3। जो रिजल्टेंट कंपाउंड आपके पास में बना है वो सीपी है। सीपी के ऊपर क्या बचा हुआ है? सीओ है, कोबाल्ट है भाई। ये क्या है? कोबाल्ट है, कोबाल्ट है ये। ठीक है, कोबाल्ट है। ये वाला जो कंपाउंड आपके पास बनेगा CH3 इस कंपाउंड के ऊपर 3 रिएक्शनें करवाई गई है। पहले केस में इसके ऊपर एल्कीन डाली गई है, दूसरे केस में इसके ऊपर एल्काइन डाली गई है। एल्काइन कौन सी है? PH, C ट्रिपल बॉन्ड CPH। और थर्ड केस में जो डाला गया है इसके ऊपर वो CO डाला गया है। आपको बतानी है कि कौन से केस में रेट ज्यादा होंगी और प्रोडक्ट क्या होंगे, कौन से केस में रेट ज्यादा होंगी और प्रोडक्ट क्या होंगे। सोचें 1 मिनट के लिए, फिर मैं आपको करवाता हूं। ठीक है, जल्दी से सोच डालें एक बार। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको माइग्रेटरी इंसर्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, पहले माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होंगे और उसके बाद में रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगे। छोड़िए, आप लोग समझिए। ठीक है, आप कुछ समझ करिए, बोर्ड पे देखिए, समझिएगा। देखो, जैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो एक बात बताना, जब मैं मेटला एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस आपको पढ़ा रहा था तो उस केस में मैंने बोला था कि अगर आपके पास में फोस्फीन होगा या कार्बोनिल टाइप का लिगेंड रहा होगा तो वहां से जैसे उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे वो डेसोसिएट होंगे, और वो डेसोसिएट होकर उनकी पोजीशन पे एल्कीन या क्या आ जाएंगे? क्या आ जाएगा? एल्काइन आपके पास में जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जरा बोर्ड पे देखिएगा। पहले केस में जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे सीपी लाइगेंड था, बोलो यार, सीपी लाइगेंड था। इसके पास में एल्कीन आके क्या होगी? कोऑर्डिनेट होगी CH2 यहाँ पे मैथिल था और मैथिल था। अब जब एल्कीन होती है तो आप लोगों ने शायद जब आप लोगों ने जिग्नर-नाटा कैटलिस्ट की जो कैटालिटिक साइकिल्स देखी होगी उसमें आप लोगों ने माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन पढ़ी होंगी कभी ना कभी। आप लोग एमएससी कर चुके तो इतना आपको पक्का ही पता है। ठीक है, बोर्ड पे देखना, वरना वो आगे आएगा अभी। माइग्रेटरी इंसर्शन इससे नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहां से क्या करेगा? मेथिल इस वाले सेंटर के ऊपर क्या कर जाएगा? माइग्रेट कर जाएगा। और क्योंकि ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है तो यहां से माइग्रेट करेगा। जैसे ही माइग्रेट करेगा तो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा CO, इसके ऊपर CP और यहाँ पे CH2। इस CH2 के ऊपर मेथिल माइग्रेट किया है तो इस CH2 के ऊपर Me लगा दिए। बोलो यार, कि अगर देखो यहाँ पे माइग्रेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे पहुंचेगी और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोबाल्ट के साथ क्या कर लेगी? कंबाइन कर लेगी। कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा। दूसरे केस में आपके पास में जब आपने ये डाला तो इस केस में आपके पास में जनरेट होगा कुछ इस टाइप का। पहले अल्काइन आके इसके साथ में कोऑर्डिनेट होगी, समझना चीजों को अच्छे से एक बार। CH3 था, एल्काइन इसके साथ में आके कोऑर्डिनेट हुई, PH था। फिर से क्या होगा? ये वाला CH3 इसके ऊपर माइग्रेट करेगा और जैसे ही माइग्रेट करेगा तो यहां से क्या होगा? ये बॉन्ड कोबाल्ट की तरफ पहुंचेगा। जैसे ही कोबाल्ट की तरफ पहुंचेगा तो कोबाल्ट था, CP था, मैथिल था। एक मैथिल माइग्रेट हुआ था, एक बचा। बोलो यार, इसके अलावा डबल बॉन्ड ये वाला इस सेंटर के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मैथिल आएगा और क्या आ जाएगा? PH आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा PH इस पोजीशन पे बना दें, ये वाला PH इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो ये आपके पास में जो सिस्टम जनरेट हुआ है वो विनाइल सिस्टम जनरेट हुआ है। कैसा सिस्टम जनरेट हुआ है? विनाइल सिस्टम जनरेट हुआ है। और थर्ड केस में देखना, जब CO इसके साथ में कोऑर्डिनेट करेगा तो कोबाल्ट CP Me था और इसके पास में C ट्रिपल बॉन्ड था। इसके ऊपर भी क्या होंगी? माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस होंगी। और जब माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होगी तो कोबाल्ट इसके ऊपर Me, एक Me एज इट इज बचेगा, CP बचेगा,
सी डबल बॉन्ड हो और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एमी आ जाएगा। कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट जनरेट होगा। तीनों के केस में क्या होती है, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस होती हैं, जो मैं अगला टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो इतना पार्ट अपने इंटरेस्ट का था ही नहीं। ठीक है, ये पार्ट अपने इंटरेस्ट का फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये हमें अभी पढ़ना है, बाकी है। अपना इंटरेस्ट का पार्ट क्या है कि इसके बाद में क्या होगा, वो फिनोमिना अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बोर्ड पे देखिएगा, पहले में कोबाल्ट था, इसके ऊपर सीपी था, इसके ऊपर एमी लगा हुआ था, यहाँ पे CH2 क्या था, एमी, ऐसा जनरेट हुआ। ठीक है, जब आप इस कॉम्प्लेक्स को हीट करते हैं तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। ये ग्रुप कैसा आपके पास में, अल्काइल ग्रुप है, कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देखी जाएंगी। लेकिन जब हम लोग दूसरे केस में आते हैं तो दूसरे केस में मेरे पास में क्या था, कोबाल्ट था, इसके ऊपर सीपी था, इसके ऊपर एमी लगा हुआ था, और यहाँ पे क्या था, विनाइलिक सिस्टम था, कुछ इस टाइप से, पीएच और क्या था, एमी था। यही था, बोलो यार, कुछ ऐसा ही सिस्टम था। और थर्ड केस में मेरे पास में क्या था, कोबाल्ट था, सीपी था, इसके ऊपर डबल बॉन्ड ओ था और पीएच था, और यहाँ पे क्या था, एमी था। देखिएगा होता क्या है कि जब कभी भी आपके पास में विनाइलिक सिस्टम आएंगे, या आपके पास में कैसा सिस्टम आएगा, ये असाइल टाइप के सिस्टम्स आएंगे, उनके केस में ऐसी रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस देखी जाती हैं। ये क्यों देखी जाती है, उसका रीजन क्या आता है, उसका सारा का श्रेय जाता है परसेंटेज एस करेक्टर को। किसको जाता है, परसेंटेज एस करेक्टर के ऊपर कहानियां शिफ्ट हो जाती हैं। जरा समझिएगा, ये जो आपका कोबाल्ट है, यहाँ पे इस वाले केस में जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इसकी लोब जो है वो sp3 वाली है, उसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर्स क्या होंगे, कम होंगे। अगर परसेंटेज एस करेक्टर अगर ज्यादा होंगे तो उसकी वजह से वो लोब कैसी होंगी, मोर स्फेरिकल होंगी। बोलो यार, कैसी होंगी, मोर स्फेरिकल होंगी। और अगर मोर स्फेरिकल होंगी तो वो हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रही है, और हाइड्रोजन को हम लोगों ने क्या बोला था, किसी भी डायरेक्शन से बॉन्ड बना सकता है और किसी भी डायरेक्शन से बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकता है। इसलिए यहां पे जो लोब है वो कौन सी लोब होगी, sp2 लोब होगी, और इस केस में भी कौन सी लोब होगी, sp2 लोब होगी। बोलो यार, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सेंटर का, जो मेटल के साथ में क्या करेगी, इंटरैक्ट करेगी। हाई परसेंटेज एस करेक्टर होने की वजह से ये जो लोब्स होंगी वो मोटी मोटी होंगी, मतलब इनकी थिकनेस ज्यादा होगी, और जब थिकनेस ज्यादा होगी तो बगल वाले के साथ में अच्छे तरीके से ओवरलैप कर पाएंगे, और यहाँ पे जो रिएक्शन होते हैं वो ऑब्जर्व की जाती हैं। अब बात ये आएगा कि इन दोनों में से फिर किसकी रेट ज्यादा होंगी, इन दोनों में से फिर किसकी रेट ज्यादा होंगी। तो एक बात बताना, आप लोगों को एक बात पढ़ाई गई होगी और बोला गया होगा, जब किसी भी सेंटर के ऊपर जिसके ऊपर sp2 लोब है, अगर उसके बगल में अगर क्या लगा हुआ है, कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम लगा हुआ है, तो वो अपने बॉन्ड में परसेंटेज करेक्टर कम कर लेते हैं। बोलो यार, यहां पे भी डबल बॉन्ड है, यहां पे भी डबल बॉन्ड है, लेकिन इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस डबल बॉन्ड के अंदर रहने वाला परसेंटेज करेक्टर कम होगा। बोलो यार, इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा, और इस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है तो फिर इस लोब में परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा, और इस वाली लोब में परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होंगे। क्या बात समझ में आई? अगर यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है तो यहाँ कम होगा, और अगर यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर कम है तो फिर परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़े तो लोब ज्यादा स्फेरिकल होंगी, और ज्यादा स्फेरिकल होंगी तो वहां पे रिडक्टिव एलिमिनेशन की रेट्स फास्ट होंगी। इसलिए असाइल वाले की जो रेट होंगी वो ज्यादा होंगी किससे, विनाइल वाले से, और विनाइल वाले की जो रेट होंगी वो ज्यादा होती है किससे, अल्काइल वाले से। कुछ ऐसा ऑर्डर देखा जाता है, कुछ ऐसा ऑर्डर यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। लेकिन इसके केस में तो नो रिएक्शन, इस केस में यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन इन दोनों में ऐसी रिएक्शन ऑब्जर्व की गई है। तो यहाँ पे जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो एमी डबल बॉन्ड और पीएच बनेगा, साथ में COCP था, एक लिगेंड बाहर निकाला था। बोलो यार, एक लिगेंड PPS3 बाहर निकाला था, वापिस से आगे कोऑर्डिनेट कर लेगा। ऐसे ही इस केस में भी क्या हो जाएगा आपके पास में,
एमी डबल बॉन्ड एमी पीएच और पीएच जनरेट हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आई? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? बोलो यार। बोल तो दो। वो इससे पीछे वाला पार्ट अभी अपने इंटरेस्ट का नहीं है, वो अभी आएगा आगे, तब देखेंगे उसे। अभी बस इतना ही इंटरेस्ट का पार्ट है, ओनली दिस पार्ट। ये पार्ट आपको समझ में आया क्या? असाइल की रेट ज्यादा होंगी विनाइल से, और विनाइल की रेट ज्यादा होंगी किससे? इस वाले से, परसेंटेज करेक्टर के बेसिस पे। बोलो यार, हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्वेश्चन पूछ लो, कुछ तो बोल लो, से समथिंग। मर जाओ, डूब जाओ कहीं पे जाके। थोड़ा थोड़ा क्या होता है? पूरा आएगा या नहीं आएगा ये तो बता। डाउट कहाँ ही, थोड़ा थोड़ा क्या होता है? परसेंटेज करेक्टर नहीं पढ़ा है क्या? केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी है क्या यार? केमिकल बॉन्डिंग में कॉन्सेप्ट आता है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड आइटम होगा तो फिर परसेंटेज करेक्टर ज्यादा हो जाएंगे, और जब परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होंगे, थोड़ी देर पहले ही तो बोला था। अभी तो थोड़ी देर पहले बोला था कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था कि इसमें अगर परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होंगे, यार हाइड्राइड का और मैमी का कंपैरिजन करवाया था। कितना जल्दी भूल जाते हो। देखो यहाँ पे क्या बोला था हम लोगों ने, एम एच बॉन्ड स्फेरिकल है, इसलिए एक हाइड्रोजन तो टूटेगा ही टूटेगा, साथ में दूसरा एम ही टूटेगा। कुछ ऐसा बोला था कि नहीं बोला था यहाँ पे? इसलिए क्यों था? क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1s होता है, वो स्फेरिकल होता है, किसी भी डायरेक्शन से बॉन्ड बना सकता है और किसी भी डायरेक्शन से बॉन्ड तोड़ सकता है। बोलो यार, इसलिए परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होंगे तो रेट ज्यादा होंगी, परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होंगे तो रेट ज्यादा होंगी। बोल तो दो। इसलिए विनाइल वाले में sp2 में परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होंगे sp3 से। ठीक है, अब अगर इन दोनों में से अगर बात की जाए तो इसके पास ज्यादा होंगे क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ है। अंत आ चुका है तुम्हारा, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, आइए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जल्दी से सब लोग प्रोडक्ट बना के बताएंगे। क्वेश्चन है पीटी, इसके पास में फिनाइल है, इसके पास में आयोडीन लगा हुआ है, एमी है, और इसके ऊपर लगा हुआ लिगेंड क्या है आपके पास में? पी Me2 है, PMe2 है, पीएच है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं किस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, और वो सॉल्वेंट कैसा है? पोलर है। पोलर है मतलब हमें आयोडीन में इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल, तो आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाँ, आपने उल्टा लिख दिया तो उसमें मेरी तो क्या ही गलती है भैया। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट बताना है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स बताने क्या बनेंगे। ओके, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। फिर तो अगर परसेंटेज करेक्टर ज्यादा है तो यही तो अनाइनिक है, ये अनाइनिक निकाल दे बाहर। ये लो, इसके साथ में एमी चिपक गया, इस केस में इसके साथ में एमी चिपक गया, बस बन गए प्रोडक्ट। क्या बताना प्रोडक्ट में? अब ये COCP बचेगा, PPS3 लिगेंड बाहर निकाला था, देखो पिछली रिएक्शन में
पीपीएस3 लिगेंड बाहर निकाला था, वो आगे फिर से चिपक जाएगा इसके साथ। तो ओवरऑल रिजल्टेंट आपको इनसे मतलब है, ये लीजिए ये रहा, और ये रहा एल्कीन और अल्काइन। ठीक है, आप प्रोडक्ट बता देंगे क्या बनेगा। रेट के कंपेयर करवा रहा था यार, प्रोडक्ट भी साथ में बता दिए। जल्दी बोल लें। ओके, और बताएं, किसी ने कुछ सोचा क्या। एम ही बाहर निकल जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन एम ई के साथ अराइल बाहर निकलेगा या एम ई के साथ मिथाइल बाहर निकलेगा। देखिएगा, जब आप इस वाले प्रोडक्ट में देखने सोचने जाएंगे तो फिर से कमाल की कहानी है। ठीक है, समझिएगा कहानियों को। अगर पहला प्रोडक्ट देखा जाए तो एक तो दोनों एम ही बाहर निकल सकते हैं, बोलो यार। दूसरा आपके पास में कौन बाहर निकल सकता है, एरोमेटिक के साथ में एम ही बाहर निकल सकता है। यही दो पॉसिबिलिटीज है। देखो, ये दोनों बाहर निकल जाएं या फिर ये दोनों बाहर निकल जाएं, क्योंकि पोलर लिया है, इसका मतलब आयोडीन तो बाहर नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि टोल्यून बाहर निकलेगा या इथेन बाहर निकलेगा। समझिएगा कहानी को। अगर पीटी की 4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा अगर कोई भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का या कोई दूसरा मेटल आयन अगर रहा होगा, तो उन केसेस में ऑलवेज आपके पास में टोल्यून बाहर निकलेंगे। लेकिन कभी भी अगर 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जब रही होंगी, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में अराइल ग्रुप बाहर नहीं निकलेगा। अगर देखो होता क्या है, यहाँ पे इसमें परसेंटेज करेक्टर ज्यादा है, अगर इसके पास में परसेंटेज करेक्टर ज्यादा है तो फिर इसके साथ में इन दोनों में से कोई भी बाहर निकल सकता है। लेकिन जो लास्ट वाला जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट लॉस्ट हो जाता है जब आपके पास में 2 sp3 के साथ में एक sp2 आता है। और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मेटल की जिस मेटल का आप ऑक्सीडेशन स्टेट जो जिसके ऊपर रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाने जा रहे हैं, उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हायर होंगी, कैसी होंगी, हायर होंगी, तो उन केसेस में sp3 वाले बाहर निकलते हैं। उन केसेस में sp3 वाले बाहर निकलते हैं। और जब वो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जब लोअर होंगी, तो उन कंडीशंस में sp3 के साथ में sp2 वाले केसेस क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। क्या ये कहानी आपको समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कौन बाहर निकलेंगे, sp3 के साथ में sp2 वाला बाहर निकलता है। ये जर्नल क्राइटेरिया है, ठीक है, इसमें हम लोग छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी तो उन केसेस में sp3 वाले बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इस केस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनता है। ऐसा प्रोडक्ट कभी भी ऑब्जर्व नहीं होता है, नो, ये कभी नहीं बनेगा, कभी दिखेगा भी नहीं। याद रखना इस बात को, जर्नलाइज कर लेना इस बात को आज के बाद। ठीक है, शालिनी जी पीछे चल रहे हो क्या? बात थोड़ी देर बाद में कमेंट मार रहे हो आप।
क्या इतनी कहानी समझ में आई? बहुत कमाल की बात लिखी है मैंने। ये मूल मंत्र है, इस बात को याद रख लेना। कभी भी अराइल के साथ में अगर अल्काइल ग्रुप्स आ जाएं, बिल्कुल ओके, अराइल के साथ में अगर अल्काइल आ जाएंगे तो उन केसेस में sp3 कौन से, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग तो पता नहीं डूब ही चुके होंगे, मर ही चुके होंगे, मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे होंगे। ठीक है, देखिएगा, हम बोर्ड पे देखना भाई, कमाल की बात बता रहा हूँ मैं। उससे तो कमाल कुछ है ही नहीं। मैं एग्जैक्ट सबस्टेट लिखता हूँ, फिर आपको कहानियां सुनाता हूँ। एग्जैक्ट सबस्टेट है मेरे पास में PdCH2 सॉरी PPH2। PPH2 ये रिंग लगी हुई है, इसके ऊपर लगा हुआ है अपने पास में अराइल सिस्टम। ठीक है, अराइल सिस्टम लगा हुआ है, R1, दूसरा अराइल सिस्टम लगा हुआ है R2। ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम है। ठीक है, तो आपके पास में 3 कंडीशनें बनेंगी। ठीक है, पहली कंडीशन कैसी होगी, अगर वो पहली केस में अगर R1 वाले जो आपके पास में है, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहे हो, मैं इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लेके चलता हूं। ठीक है, दूसरे केस में अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मैंने ले लिया है, तो फिर मेरे पास में R2 की 2 कंडीशनें बनेगी। R2 में मेरे पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, चलो उसको मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ले लेता हूं, एक को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। R2 मेरे पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है। ये 2 कंडीशन है आपके पास में, समझिएगा। दोनों केस किसके हैं, अराइल के हैं, दोनों केसेस अराइल के हैं। ये भी sp2 है और ये भी मेरे पास में sp2 है। ठीक है, जर्नली अभी तक जितने भी हम लोगों ने sp3 सेंटर की बातें की थी, तो sp3 सेंटर के केसेस में हम लोगों ने बार बार एक ही बात चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि लिगेंड जितना ज्यादा अनायनिक होगा, रेट उतनी फास्ट होंगी, रेट उतनी फास्ट होंगी। उस केसेस में हम लोगों ने CH2 के ऊपर OR चिपकाया, CH2 के ऊपर CF3 चिपकाया और CH2 के ऊपर CHONO2 कुछ भी चिपकाया, उसके बेसिस पे रेट के ऑर्डर लिखे थे। लेकिन आज अपने पास में जो लोब है वो कौन सी है, sp2 वाली है। तो इन कंडीशंस में अगर आपसे रेट पूछ लेता है कि रेट किसकी ज्यादा होंगी, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले कॉम्बिनेशंस होंगे तो इनकी रेट ज्यादा होते हैं। किससे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर कौन सा रहा हो, दूसरी कंडीशन कौन सी रही हो, या अपने पास में दूसरी कंडीशन ये हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपके क्या है, आपके पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और कर लेना। ठीक है, तो ये अगर आपका R1 है और ये आपका R2 है। ठीक है, ये वाली दोनों कंडीशन है, और एक कंडीशन ये, अगर ये R1 है और ये अगर R2 है तो इसकी रेट हमेशा ज्यादा होंगी। लिख लेना, गांठ मार लेना, जिंदगी भर हमेशा क्या निकलेंगे, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, और जैसे ही बाहर निकलेंगे जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास में वो दिखाई देगा कैसा, ऐसा प्रोडक्ट दिखाई दे जाएगा, R1 और यहाँ पे R2। अगर एक से ज्यादा हूं तो कंडीशनों की बात कर रहा हूं मैं, ये बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा। मंत्र है ये, बिल्कुल इन बातों को अच्छे से याद रखें। ये लीजिए, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है। बोलो कितने लोगों को समझ में आया। दोनों sp2 से दोनों निकल सकते हैं, sp2 है, दोनों निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत जब आएंगी जब रेट के क्वेश्चन आ जाएंगे। रेट में अगर बोल दे कि अगर R1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, R2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है, दूसरे केस में बोल दे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो बता किसकी रेट ज्यादा होंगी। तो फिर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का। उनकी रेट ज्यादा पाई गई है किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। लेकिन कहानियां sp3 में उल्टी हो जाती हैं। sp3 में डोनेटिंग के साथ डोनेटिंग की रेट ज्यादा होती है। जितना ज्यादा एनायनिक करेक्टर होगा उतनी ज्यादा रेट होंगी।
जितना ज्यादा एनाइनिक करेक्टर होगा उतनी ज्यादा रेट होंगी, वो sp3 की बातें थी। बोलो यार, रह गई क्या? इतनी रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन सीखनी थी क्या? ऐसा क्यों होता है? देखो क्यों का तो कोई रीजन नहीं है, रेट के ऑर्डर्स आए थे, डेटा के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, और दूसरा यही है, और तो कोई इसका कोई परफेक्ट इसका कोई एग्जांपल नहीं हुई। इसके पास में, मेरे पास में जो डेटा था उसके बेसिस पे जो बुकों ने लिख रखा वही मैंने आपको बताया है। डेटा के बेसिस पे ही इसको जर्नलाइज किया गया है। डेटा है, डेटा को इंटरप्रेट किया गया है, ठीक है। एक एक डेफिशिएंट के साथ में एक इलेक्ट्रॉन रीच जाए तो चिपकने की रेट ज्यादा होती है sp2 में, कोई लॉजिकल आंसर नहीं है। और दूसरा होता तो मैं बता देता, छुपा के लेके जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। देखो मैं कितनी सारी बातें बता रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको ध्यान रखनी होंगी। जैसे कोऑर्डिनेशन में आप लोगों ने सीरीज याद की थी कि इस लिगेंड से ये वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, जो भी बातें आप लोगों ने की हैं वैसे ही अपने पास में कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। क्या इतनी कहानियां समझ में आई? बोल दो यार, कुछ तो बोलो, कोई तो कमेंट करो। मर गए। माइंड तो क्या ही करना यार, जो है मैंने तो आपके सामने रख दी हैं ये चीजें, वरना तो मैं बताता नहीं तो भी आपको कुछ कोई मतलब नहीं था। आपको तो पता वैसे भी नहीं चलना था, बताता ना बताता तो भी आपको तो ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। फिर भी मैं सारी चीजें बता के चल रहा हूँ, कुछ एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन मिस हो जाए आपका। एक सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ से आपका क्वेश्चन गड़बड़ होगा। बोलो यार, और कोई नहीं है क्या? 5-6 लोग ही हैं क्या ये? आइए आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं और रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन फिर खत्म हो जाएगी, ठीक है भाई। देखिएगा अब इसमें स्टीरियो की बात और कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है अपना स्टीरियो, ठीक है। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपके पास में क्या था, कोई कॉम्प्लेक्स था, MLN था इसके पास में, इसके पास में क्या था, वेज के ऊपर डिटीरियम था, डैश के ऊपर हाइड्रोजन था, और प्लेन में मेथिल था, ठीक है। दूसरा मेरे पास में क्या था, यहाँ पे कोई दूसरा लिगेंड लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कि मैंने ET ले लिया कुछ इस टाइप से। नहीं, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते, उसमें रेट आप कंपेयर नहीं कर सकते, उसका कोई वो, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जो बात बोल रखी है वही मैंने आपको बता दी है, ठीक है। वो ऐसे कंपैरिजन नहीं पूछेगा, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के साथ में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दे के ही पूछेगा, वो दोनों एक साथ पूछ ही नहीं सकता है। वहां पे रेट को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसका कोई जनरलाइज तरीका नहीं है। वैसे आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डोनेटिंग की थोड़ी सी फास्ट होंगी, फिर वो आप sp3 की तरह लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन उन रेटों को आप जनरली कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखना, अगर मैं इसको मैं DMSO में क्या कर देता हूं, हीट कर देता हूं, ठीक है अर्षिता, इसका क्वेश्चन था उसको जो मिल गया होगा शायद। देखिएगा, जब हम लोग इसको DMSO में हीट करेंगे तो यहां से क्या होंगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शनें स्टार्ट हो जाएंगी, और जैसे ही रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगे तो MLN ये कंसर्टेड मैनर से जाएगा, और जब ये कंसर्टेड मैनर से जाएगा, जब ये कंसर्टेड मैनर से जाएगा तो उन कंडीशंस में उन कंडीशंस में क्या आएगा, वेज के ऊपर डिटीरियम था, डैश के ऊपर हाइड्रोजन था, और प्लेन में मेथिल था, तो प्लेन में ये एथिल आगे चिपक जाएगा। मतलब इस सेंटर की जो स्टीरियो केमिस्ट्री थी वो स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट के अंदर क्या रहेगी, रिटेन्ड रहेगी। याद रखना, स्टीरियो केमिस्ट्री को रिटेन्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आर के साथ में आर का ही रिटेन्ड होना, जरूरी नहीं है, क्योंकि आने वाला लिगेंड
हायर प्रायोरिटी में भी आ सकता है और आने वाला लिगेंड लोअर प्रायोरिटी में भी आ सकता है। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्टीरियो केमिस्ट्री कभी भी रिटेन रहती हैं तो उनमें वेज वेज रहते हैं और डैश डैश पे रहता है, उसमें आर और एस कभी भी चेंज नहीं होंगे। ये बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री रिटेन रहेंगी इस प्रोसेस में। क्या बात समझ में आई? तो स्टीरियो वाला पार्ट आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये अपना रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। एक बार 2-4 बातें हम लोग स्क्वायर प्लेनर की ओर कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल ही क्लियर कट हो जाए सारी की सारी बातें। देखिएगा, अगर कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर आपको स्क्वायर प्लेनर दे रखा है तो वो सिस्टम्स जनरली कैसे होंगे? D8 सिस्टम्स रहे होंगे। कैसे रहे होंगे? D8 सिस्टम्स रहे होंगे। जब इनके आप रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने जाएंगे तो इन D8 सिस्टम में सिस है या ट्रांस है, ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिस में रेट ज्यादा होंगी या ट्रांस में रेट ज्यादा होंगी। अभी तक जर्नली हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल्स की बात की है, अब हम लोग स्क्वायर प्लेनर की बात करने जा रहे हैं। 2 एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि मेरे पास में पीडी था, इसके ऊपर मैथिल लगा हुआ है और इसके ऊपर मैथिल लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? PME3 लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है? PME3 लगा हुआ है। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है मेरे पास में पीडी है, इसके अंदर Me लगा हुआ है, Me लगा हुआ है, PH3 लगा हुआ है, सॉरी PME3 लगा हुआ है और PME3 लगा हुआ है। सब लोग एक बात बताएंगे, ये मेरे पास में कैसा है? सिस है और ये मेरे पास में ट्रांस है। तो किसके केस में रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगी और कौन से वाले केस में रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होंगी? जल्दी से एक कमेंट कर दीजिए, जल्दी से एक कमेंट कर दीजिए। ओके शालिनी, कोई नहीं। किसके केस में रेट ज्यादा होंगी और किसके केस में नहीं होंगी? अब कौन से केस में रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगी और कौन से केस में रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं ऑब्जर्व होंगी? बोल दीजिए एक बार। क्या ही माइग्रेटरी पढ़ेंगे। कितने बजे स्टार्ट हुई थी क्लास? 1:30 बजे, 3:30 बजे तक। ओके, ट्रांस में होगी। हर्षिता, कुछ सोच समझ के बोलना है। क्या ट्रांस रिएक्शन दिखाएगा? जी जनाब, समझ में आई। कहाँ है, कौन से पार्ट में है अभी? जी जनाब, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। लिख लेना इसमें, यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री रिटेन रहेंगी क्योंकि ये रिएक्शन कौन से मैनर में हो रही है? कंसर्टेड मैनर में। जहां पे भी कंसर्टेड मैनर नहीं होंगे वहां पे फिर क्या बोल दिया जाएगा? उन केसेस में बोल दिया जाएगा अगर मैनर अगर कंसर्टेड नहीं होंगे, SN2 वाले होंगे तो स्टीरियो पक्की चेंज होंगी। बोलो यार, स्टेप वाइज होगी तो अपोजिट हो जाएंगी, ठीक है। SN2 होंगे वहां पे। लेकिन यहाँ पे जर्नली किसकी बात की गई है? कंसर्टेड मैनर की, ठीक है। ये ज्यादा फेवरेबल देखी गई है, वो वाली बहुत लेस फेवरेबल होती हैं, जो स्टेप वाइज वाली होती हैं, ठीक है। जरा देखिएगा, इसमें तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर देखा जाए तो देखो, हम लोगों ने एक बात बोली थी कि जब कभी भी आपके पास में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होंगे या आपके पास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे तो सबसे पहले लिगेंड डिसोसिएट्स होंगे और लिगेंड डिसोसिएट होने के बाद में वो ट्राइगोनल प्लेनर बनेंगे या फिर वो TBP बनेंगे और उसके बाद में ये रिएक्शनें होंगी। वैसे ही क्या होगा, इन केसेस में भी लिगेंड का डिसोसिएशन होता है और आपका PD Me जनरेट होगा और साथ में PPH3। ये लीजिए, एक PPH3 बाहर निकल गया। दूसरे केस में भी क्या होगा, जब ट्रांस में होगा तो उस केस में भी क्या हो जाएगा? PD PPH3 और यहाँ पे Me हो जाएंगे और उसके बाद में फिर से हम लोग क्या बोल देंगे, इसके अंदर PPH3 आया है तो PD PME3 था वही, ठीक है, PME3 था, ठीक है, PME3 आएगा और इसके ऊपर में क्या आ जाएगा? Me आ जाएगा और Me आ जाएगा। जब कभी भी आप क्या लेके चलेंगे?
ट्रांस लेके चलेंगे या सिस लेके चलेंगे तो उन केसेस में आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आइसोमराइजेशंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आइसोमराइजेशंस हो जाते हैं। तो जो ट्रांस वाली एल्कीन होंगी वो आफ्टर आइसोमराइजेशंस, वो नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन अगले पेज पे, इससे अगले पेज पे नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन, इससे आगे चलिए कहानियां, इससे आगे चलिए। तो जो ये वाले जो होते हैं वो सिस में क्या करते हैं, क्या करते हैं, सिस वाले फॉर्म में क्या होते हैं, आइसोमराइज होते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे क्या होंगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगी। लेकिन आइसोमराइजेशन करना और आपके पास में क्या होना, एक डायरेक्ट एलिमिनेशन होना, और उसमें क्या होगा, जो डायरेक्ट वाली होगी, जो सिस वाली फॉर्म होगी, उसकी रिएक्शन जनरली फास्ट होती हैं और इसकी रिएक्शन जनरली कैसी होंगी, स्लो होंगी, क्योंकि ये पहले से इसमें कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस हो रही है, और इसमें डायरेक्ट रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस हो जाएंगी। एमी बाहर निकल जाएगा, एक तो इस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म वाली तो इस फॉर्म से कैंसिल आउट हो जाएंगी, अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेंगी। लेकिन इसकी जो स्क्वायर प्लेनर फॉर्म होगी, जो इनिशियल वाली होगी, उसमें दोनों सिस हैं, तो वो पहले ही क्या दे देगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन दे देगा। तो इसकी इस वाली फॉर्म में भी रिएक्शन होगी और इसकी ट्राइगोनल प्लेनर में भी रिएक्शन होगी। इसलिए सिस वाले की जो रेट होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ किसके, ट्रांस वाले के। लेकिन ये मत बोल देना कि ट्रांस में क्या नहीं होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होती है। अगर वो स्क्वायर प्लेनर होगा तो आइसोमराइज करके रिएक्शन कर जाएगा और वो आपको क्या दे देगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा। क्या बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल अर्चिता। क्या तो लिगेंड कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, लिगेंड टूट सकते हैं, दोनों कहानियां, सॉल्वेंट चिपक जाए तो टीबीपी भी बन सकते हैं। ठीक है, आइए एक बात और सिखाता हूं, देखिएगा जरा बोर्ड पे। इससे जो अगली कंडीशन है वो तो कमाल ही है, देखिएगा। अगर आपको ट्रांस दे रखा है तो अगली कंडीशन ये आएगी, अगर आपके पास में ट्रांस है तो क्या उसके अंदर रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा होंगी? क्या हमेशा होंगी? तो आंसर होगा ना, हमेशा नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, जरा बोर्ड पे देखना। अगर मेरे पास में पीडी टाइप का था और इसके ऊपर मैंने एमी लगा दिया, एमी लगा दिया, क्या लगा दिया, एमी लगा दिया, एमी लगा दिया, और इसके ऊपर मैंने कोई लिगेंड लगा दिया है कुछ इस टाइप का, PPH2, PPH2 आएगा नहीं है। एक मिनट रुकना, देखिएगा कमाल ही हो जाएगा। अगर अगर ऐसी रिएक्शनें होंगी, देखो अगर ऐसा इनिशियल सबस्ट्रेट दे रखा होगा जो ट्रांस सबस्ट्रेट अगर कुछ इस टाइप का रहा होगा, तो उन कंडीशंस में वो कैसा बन जाएगा, रिजिड बन जाएगा। बात बताइए, क्या ये कभी टूट सकता है? क्योंकि ये लिगेंड कैसा चिलेटिंग है और इनकी दूरियां भी कभी क्या नहीं होगी, मतलब ये पक्का ही इसके साथ में क्या करके रह जाएगा, ये यहां से डिसोसिएट ही नहीं होता है। जब ये डिसोसिएट ही नहीं होगा तो फिर ये किस में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, सिस फॉर्म में। क्या ये कभी सिस फॉर्म में आइसोमराइज कर सकता है? क्या कभी मर के भी आइसोमराइज नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको इतना एंगल चाहिए, इसलिए हमेशा चाहिए, इसलिए वो हमेशा किस में रहेगा, ट्रांस में रहेगा। इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को जब आप डीएमएसओ में डाल के हीट करेंगे तो नो रिएक्शन। जब वो रिजिड होंगे तो उन कंडीशंस में रिएक्शंस नहीं होंगी। अगर वो फ्लेक्सिबल होंगे तो बॉन्ड टूटेंगे और वो सिस में आइसोमराइज होंगे, फिर रिएक्शन दे देंगे, फिर वो रिएक्शन दे देंगे। लेकिन अगर वो कैसे होंगे, रिजिड होंगे, तो रिएक्शन नहीं देंगे। इस बात को भी पल्ले से बांध लेना अच्छे से। ये भी आपकी लास्ट कहानी थी। क्या आपको इतनी रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आई? कुछ और देखो क्या नया मसला आप लोगों के लिए, मसाला कुछ, क्या इतनी कहानी समझ में आई?
नहीं मिल रहा भाई, पता नहीं कहाँ गायब होगा। ठीक है, तो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन इसी के साथ समाप्त होती है। आप लोगों को मुबारक हो, मुबारका। ठीक है, 2 क्वेश्चन बता दें, रेट के ऑर्डर बता दें, देन हम लोग आगे बढ़ देंगे। 2 क्वेश्चन बता दें आप, रेट के ऑर्डर्स बता दें। उसमें पहला है, एक ही बता दें, चलो लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बता दें, देन हम लोग आगे बढ़ देंगे। NH2 है, मेथिल है, हाइड्रोजन है, CO है, CO है, CO है, रोडियम है, CH3 है, हाइड्रोजन है, NH2 है, H है, सॉरी CS है, CS है और CS है। किसकी रेट ज्यादा होंगी, रेट कंपेयर करनी है और ये खत्म हो जाएगा फिर। क्या बात है, हम प्रीति बिल्कुल ओके फाइन, बिल्कुल आई ओके। अब ऑपरेटर सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, तो आपके असाइनमेंट डलने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक असाइनमेंट अपलोड नहीं हो पा रहे थे क्योंकि ऑपरेटर्स की कमी हो रखी थी, लॉकडाउन चल रहा था। अब ऑपरेटर्स आ चुके हैं तो आपके असाइनमेंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज से आप वो वाली फैसिलिटी भी पाएंगे। तो क्वेश्चन पक्का लगाएं। क्वेश्चन करने के बाद बिल्कुल प्रीति जी सही जवाब है, क्वेश्चन लगा डालें और उसके बाद में आप क्या कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सूर्यांश कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो। CS अच्छा पाई एक्सेप्टर होता है, CO से लिखवाया था। पाई एक्सेप्टेंस का नेचर कहाँ हो दादा, पाई एक्सेप्टेंस अगर CS के केस में अच्छी है CO से, तो इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज कम होंगी, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज कम होंगी तो फिर इसकी रेट ज्यादा हो जाएंगी। नाइट्रीन का नहीं आएगा आज ऑर्गेनोमेटलिस का असाइनमेंट नंबर 2 आएगा, असाइनमेंट नंबर 2 आएगा, OMC असाइनमेंट नंबर 2 आएगा आज। हाँ नाइट्रीन भी मैं करवा दूंगा, वो बन रखा है, वो देखता हूँ मैं, अगर उन्होंने फॉर्मेटिंग अच्छे से कर रखी होगी तो आ जाएगा। उसका ही बना हुआ है, नाइट्रीन का भी बना हुआ, कार्बीन का, बेंजाइन का, सबका बना हुआ है, हेट्रो तक के बने पड़े हैं। चले आगे, सब लोगों ने सही जवाब दिया था, बचे हुए लोगों ने बिल्कुल। विनय कुमार जी ओके, आइए थोड़ा सा हम लोग माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं। बची हुई कहानियां तो नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस। कमाल है ये भी अपने आप में, ठीक है। तीसरी कंडीशन पे आ गए हैं, ठीक है। देखिएगा सर, थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ऊपर की 4 बात कर लेते हैं और सब कल डिटेल में करेंगे, ठीक है। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा है, एल है 10 ही मिनट 10-15 मिनट ही पढ़ेंगे। देखिए ML4 दे रखा है, इसके ऊपर क्या दे रखा है, एक A दे रखा है और एक क्या दे रखा है, B दे रखा है, ठीक है। जब ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। जब इसे ऐसे कंपाउंड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये सारी की सारी कहानियां वैसी हैं जैसे रिडक्टिव एलिमिनेशन की होती थी। बस फर्क क्या आ गया
कि जो ए और बी था उनमें से एक न्यूट्रल आ गया गलती से। अगर ये दोनों अनायनिक होते तो मेरे कोई समस्या नहीं थी, दोनों को पकड़ के बाहर निकाल देता और अपना प्रोडक्ट बन जाता। लेकिन अब की बार कैसा है, एक मेरे पास में न्यूट्रल है और दूसरा मेरे पास में कैसा है, अनायनिक है। दूसरा लिगेंड कैसा है, अनायनिक है। अगर वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, देन ऐसे लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्टिंग लिगेंड बोलते हैं। ऐसे लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्टिंग लिगेंड्स बोलेंगे। और इंसर्टिंग लिगेंड्स जो होंगे अपने पास में, वो कार्बोनिल हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, या फिर वो अपने पास में अल्काइन हो सकते हैं, कुछ इस टाइप के ईटीसी ऐसे हो सकते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया भी था जिनमें इन तीनों को मैंने इंसर्ट भी करवाया था, ठीक है। इसके अलावा अनायनिक लिगेंड जो होगा आपके पास में, वो हाइड्रोजन हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई अराइल ग्रुप हो सकता है। इन जो अपना अनायनिक होता है, इस अनायनिक को नाम दिया जाता है माइग्रेटिंग लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, माइग्रेटिंग लिगेंड के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, ऐसा बोल दिया जाता है। जैसे ही आप इनको किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हीट करते हो, कोई एक्सटर्नल रिएजेंट लेने की जरूरत नहीं है, केवल सॉल्वेंट पकड़े और रिएक्शनों को चिपका दें, ठीक है, हीट कर दें, बस रिएक्शनें हो जाएंगी। जब आप रिएक्शनें करवाओगे तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होने लगेंगी, ये जो बी है वो उठ के ए के ऊपर माइग्रेट करने लग जाएंगे, और जैसे ही ए के ऊपर माइग्रेट करेंगे तो एल था, एल था, एल था, एल था, इस पोर्शन के ऊपर में डेफिशिएंसी आ जाएंगी, और ए के ऊपर कौन चढ़ गया, बी, मतलब माइग्रेट कर गया है। तो ये आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या होगा, जनरेट होगा। जो प्रोडक्ट आपका जनरेट हुआ है उसके अंदर क्या जनरेट होती है, वैकेंट साइट क्या होती है, जनरेट होती है, बोलो यार। और उन वैकेंट साइट के साथ में बाहर से आपने कोई भी लिगेंड डाला होगा एल डैश, वो लिगेंड उसके साथ में आके चिपक जाएगा, और जैसे ही चिपकेगा तो कुछ इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस जनरेट हो जाएंगे, ए बी और एल डैश आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको कोई भी, आप यहाँ पे जब रिएक्शन करवाने जाएंगे तो यहाँ पे एक बात का पक्का ही ध्यान रखना है कि लिगेंड ए और बी शुड बी एडजेसेंट, मतलब पक्के ही सीस होने चाहिए, वो ट्रांस नहीं होने चाहिए, कोई स्टेप वाइज मैकेनिज्म नहीं होती है। ऐसा बोला जाता है कि जब वो एंगल कैसा रखेंगे, कितना रखेंगे, 90 रखेंगे, देन वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस होंगे, और ये इसके सरफेस के ऊपर रेंगता हुआ, मतलब बिल्कुल चिपका हुआ इस दूसरे के सरफेस के ऊपर पहुंच जाता है, मेटल से जाना स्टार्ट होता है और ए के ऊपर चढ़ जाता है जाके। तो ऐसी कंडीशनें तभी बनेंगी जब लिगेंड्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस रहे होंगे, जब वो ट्रांस नहीं रहे होंगे। क्या बात समझ में आई? तो हमेशा इसके लिए कैसा होना चाहिए, सिस होना चाहिए। अगली बात सुनना, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास में ये वाला लिगेंड कैसा है, मेरे पास में न्यूट्रल है, ये मेरे पास में कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल है। जरा कहानियों को अच्छे से सुनिएगा। न्यूट्रल के साथ में ये लिगेंड बल्की भी होना चाहिए। एक मिनट के लिए तो मैंने न्यूट्रल माना है, लेकिन ये लिगेंड कैसा होना चाहिए, बल्की होना चाहिए भाई। कैसा होना चाहिए, बल्की। अगर स्टेरिक क्राउडिंग्स होंगी तो फिर ये इन्वायरमेंट अनस्टेबल होगा, और जब ये अनस्टेबल होगा तो यहां से उठ के उसके ऊपर जाना चाहेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस को रिलैक्सेशंस देना चाहेगा। इसलिए इनकी कहानियां जो होती हैं वो जर्नली मैच करती हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास में हिंड्रेंस का इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगली बात ये उठेगी जनाब कि अगर हिंड्रेंस का इन्वायरमेंट था, ठीक है, सारी बातें ठीक है, क्या इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज आएगा, क्या माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा? देखो हम लोगों ने क्या बोला था, अगर कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होंगी रिएक्शन होने से, तो ऐसी रिएक्शन को जर्नली हम लोगों ने ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में डाल दिया था। जहां कहीं पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही थी उनको हम लोगों ने रिडक्शन की कैटेगरी में डाल दिया था। तो क्या माइग्रेशन के केस में कोई ऐसा चेंज आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, जरा बोर्ड पे देखिएगा। अगर मान लीजिए कि इनिशियली मेरे पास में ये अनायनिक था, और अनायनिक जब न्यूट्रल के ऊपर चढ़ेगा तो न्यूट्रल प्लस अनायनिक दोनों मिक्स करके क्या बनाएंगे, अनायनिक ही तो बनाएंगे। न्यूट्रल प्लस अनायनिक क्या बनेगा, अनायनिक ही बनेगा। इसका मतलब ये सारे के सारे तो न्यूट्रल थे, इनमें एक अनायनिक था, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी।
जब वो दूसरे में जब इस ए के ऊपर माइग्रेट किया तो माइग्रेट करने के बाद में जो लिगेंड जनरेट होगा वो भी अनायनिक होगा, और अगर अनायनिक होगा तो यहाँ पे तो वैकेंसी आई है, यहाँ तो न्यूट्रल ही आएगा। बोलो यार, जितने यहाँ पे जब न्यूट्रल आएगा तो हम लोग क्या बोल देंगे कि यहाँ पे जब ओवरऑल जब माइग्रेटरी इंसर्शन, ये इतना ही माइग्रेटरी इंसर्शन है, आगे क्या हो रहा है वो तो लिगेंड कोऑर्डिनेशन है, उसे कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होंगी, इसलिए नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इस बात का ध्यान रखना, कोई चेंज नहीं आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये होती है माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। बल्कि इसलिए होना चाहिए ना, हिंड्रेंस होगी। अच्छा, हिंड्रेंस है ही नहीं तो ये भी अपनी जगह पे एग्जिस्ट करेगा, ये भी अपनी जगह पे एग्जिस्ट करेगा, खूब एग्जिस्ट करेंगे, क्या लेना देना। हिंड्रेंस नहीं होगी तो आराम से रह रहे हैं। जब हिंड्रेंस आएगी, आपदा आएगी, तभी तो एक दूसरे के पास जाएंगे। अरे तभी तो एक दूसरे के पास जाएंगे। तो यहाँ पे तभी हिंड्रेंस ज्यादा होंगी तो एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट, मतलब कुछ बॉन्ड बनाने की कष्ट उठाएंगे, बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्या इतनी कहानी आपको समझ में आई? ये दिस इज ऑल अबाउट माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती हैं। ये इसकी नॉर्मल कहानियां थी। कितने लोगों को पसंद आई? आ गई है। आप देख कमेंट यस आने लगे। थोड़ी देर रिडक्टिव का मामला जब भारी हुआ ना तब तो यस गायब हो गई थी थोड़ी देर के लिए। सही है भैया, निराले हैं आप लोग। जैसे ही हल्का मामला था आ गया। सही है, ओके। देखिएगा, कोई नहीं, उसको पढ़ना है, वही काम की चीज है। वो जो थोड़ा सा मामला जो अच्छा वाला है वो वही है। नेट अच्छा ही पूछता, आपको ये पता ही है। ठीक है, आइए कैटेगरी स्टार्ट करें क्या आज? कैटेगरी स्टार्ट करें क्या? देखो, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन को 2 पार्ट में बांट लेते हैं, कल करेंगे यार। ठीक है, अब आगे की कहानियां कल देखेंगे। 2 पार्ट में बांट लेते हैं, 1 माइग्रेटरी इंसर्शन और दूसरा होगा अपने पास में 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन। ये एल्कीन अल्काइन में देखे जाते हैं, एल्कीन अल्काइन में देखे जाएंगे, और ये जो देखे जाएंगे वो कार्बोनिल्स में, COCH टाइप में। ठीक है, कार्बोनाइल्स में देखे जाएंगे। सर छोड़ दो प्लीज, छूटे हुए भाई। ठीक है, ओके, चले जाओ, चलो ओके, कल मिलते हैं। ओके, धन्यवाद। इतना पक्का पढ़ के आना, स्लाइड में अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी विल मीट टुमारो। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या? बाय बाय। ओके भाई, आप लोगों मोस्ट वेलकम। ओके, गुड इवनिंग, बाय बाय।